वक्फ कानून लाने के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के तमाम समुदाय जो हैं उनके निशाने पर दिखाई दे रही है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजनीतिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार लगातार विपक्षियों के निशाने पर है। इसको लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उनकी 2 सदस्यीय बेंच है और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल है। इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे संजीव खन्ना, वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ से आपको बता दें कि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वक्फ कानून जो केंद्र की सरकार लेकर के आई है, ये वक्फ कानून संविधान के दायरे से बाहर है। ये संवैधानिक नियमों का, संविधान की जो एक कायदे कानून है उनका सीधे तौर पर उल्लंघन करता है और सीधे तौर पर ये भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। दरअसल बता दें आपको कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जिसमें ज्यादातर जो है राजनेता शामिल है, उनकी तरफ से 2 वकील, 2 अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कर रहे हैं, जिसमें कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी का नाम शामिल है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हो रही है। बुधवार को भी सुनवाई हुई और बुधवार को सुनवाई में सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से, केंद्र सरकार से सवाल पूछे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, और तुषार मेहता ने भी उन तमाम सवालों का जवाब दिया। लेकिन जिस तरीके से उम्मीदें जो है मुस्लिम पक्ष को, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से इस बिल को निरस्त किया जा सकता है। सीधे तौर पर संविधान के यहाँ पर अनुच्छेद 26, 29 तमाम उनका जो है हवाला दिया जा रहा है कि नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को और धार्मिक अधिकारों को जो मानने की आज़ादी यहाँ पर संविधान में है, उसका सीधे तौर पर ये कानून उल्लंघन करता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये वक्फ कानून जो है ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है और बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के बीच किस तरीके से कोर्ट रूम में आमने सामने सीधे तौर पर बात हुई, सुनिए जाए। कई राज्य सरकारों से परामर्श किया गया, वक्फ बोर्ड से परामर्श किया गया। JPC ने हर खंड में दर्ज किया है कि वक्फ अपने स्वभाव से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। 1923 में कहा गया था कि वक्फ को वक्फ द्वारा ही बनाया जा सकता है। 1955 में यही कहा गया। फिर नवंबर 2023 में चुनाव से ठीक पहले इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि यह सरकारी जमीन है या नहीं, लेकिन यह सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है। वे टाइटल तय नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री करेंगे? हाँ, हमने हल्फनामे में भी कहा है कि अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। इसका मतलब है कलेक्टर सिर्फ पेपर एंट्री होंगे? हाँ, हमने हल्फनामे में कहा है कि अगर कोई सरकारी जमीन है तो सरकार मुकदमा दाखिल करेगी। 3C प्रावधान के तहत न्याय तक पहुंच से इनकार नहीं किया गया है। जो तस्वीर पेश की जा रही है, एक बार कलेक्टर ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी तो ये वक्फ नहीं रह जाता और एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया जाएगा। वैधानिक प्रावधान है कि अगर टाइटल निर्धारित नहीं होता तो हमें मुकदमा करना होगा। आपके अनुसार जब तक सहारा नहीं लिया जाता तब तक कब्जा जारी रहता है? हाँ, उनके दिखाने का इंतजार कर रहा था। क्या आप इस अदालत में इसकी उम्मीद करते हैं? 3 हाई कोर्ट से आए थे, इसीलिए। यहाँ भी चुनिंदा रीडिंग है, तो जब तक धारा 83 में दी गई ट्रिब्यूनल कार्यवाही तार्किक अंत तक नहीं पहुँच जाती तब तक बेदखली नहीं होगी। हाँ, कोई भी मुतवली व्यक्ति या 3C के तहत आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिनियम में दिए समय के भीतर आवेदन कर सकता है। क्या 1923 के कानून में पंजीकरण का भी प्रावधान था? सिब्बल ने तर्क दिया था कि पंजीकरण 1954 से हुआ था, 1923 से नहीं। मैं सीधे धारा से पढ़ रहा हूँ। एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज़ कहाँ से लाएंगे। मुझे बताइए कि कागज़ कभी ज़रूरी नहीं थे। यह कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक्फ 100 साल से पहले बना था तो आप सिर्फ पिछले 5 साल के ही दस्तावेज पेश करेंगे।
ये महज औपचारिकता नहीं थी, अधिनियम के साथ एक पवित्रता जुड़ी हुई थी। 1923 अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश करें। तो ये बातचीत का अंदाज देखा आपने, किस तरीके से सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए नजर आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई। बी.आर. गवई ने सीधे तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल पूछे कि आखिरकार सरकार की दखल अंदाजी इसमें कितनी है और किस तरीके से है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो कलेक्टर की यहाँ पर इंटरफेरेंस दिखाई जा रही है, कलेक्टर को कितनी पावर दी जाएगी, कलेक्टर किस आधार पर ये तय करेंगे कि यहाँ जो जिस तरीके की यहाँ जो कार्यवाही होने वाली है वक्त संपत्तियों को लेकर उन्हें कितना अधिकार क्षेत्र में रखा जाएगा। ये तमाम सवाल हैं और ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बार बार ये मांग हो रही है कि वक्त की संपत्तियों पर कब्जा करने की सरकार की नीयत है और सरकारी अधिकारियों को, विशेष तौर पर हिंदू पक्ष के लोगों को यहाँ पर जो शामिल करके इस वक्फ बोर्ड में और कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उस पर निशाना बनाने की कोशिश सरकार कर रही है। लेकिन सीधे तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ यहाँ अभी तक जो मामले ट्रिब्यूनल में चलते थे उनको न्यायपालिका में लाना है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और हर प्रकार के मामलों की सुनवाई कोर्ट की प्रक्रिया के अधीन होती है, तो आखिरकार फिर वक्फ बोर्ड पे लागू क्यों नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई मंशा वक्फ बोर्ड की जमीन को कब्जा करना नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना नहीं है। सरकार की सीधे तौर पर जो यहाँ कोशिश है और ये जो संशोधन करके कानून बनाया गया है ये इसीलिए है ताकि किसी भी पक्ष को यहाँ पर, चाहे वक्फ बोर्ड को हो या फिर किसी निजी व्यक्ति को जिसकी निजी संपत्ति हो, उसे यदि किसी प्रकार की सुनवाई या फैसले से, ट्रिब्यूनल का जो फैसला आता है उस फैसले से यदि संतुष्टि ना हो तो फिर वो रुख कर सकता है न्यायपालिका का, कोर्ट का, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं था। ये तमाम जो बातें हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा कही गई हैं। तुषार मेहता ने सीधे तौर पर यहाँ पर सरकार का पक्ष रखा है और सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने सरकार ने किन आधार पर इन वक्फ संशोधन में कानूनों को जगह दी है, क्या आवश्यकता पड़ी कि अब वक्फ का जो है कानून बना दिया जाए और ऐसा कानून बनाया जाए जिसके जो तमाम विवाद है उसका निपटारा जो है न्यायपालिका के तहत हो। बता दें आपको कि वक्फ बोर्ड की लाखों संपत्तियां देश भर में हैं और उन लाखों संपत्तियों में हजारों मामले विभिन्न ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, जिनसे कहीं ना कहीं तुषार मेहता का कहना है कि जो याची हैं यानी कि जो पेटिशनर हैं और जिन्होंने वक्फ बोर्ड के खिलाफ अपनी परिसंपत्तियों को यहाँ पर जो मुकदमा लड़ रहे हैं उनको न्याय की उम्मीद वहाँ से नहीं होती है, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल पर वक्फ बोर्ड के सदस्यों का ही एक तरीके से जो है कब्जा रहता है, जिसमें याची का दावा कमजोर हो जाता है। और याची का दावा कमजोर जब होता है तो याची अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करता है कि उसे सही से न्याय नहीं मिल पाया है, क्योंकि अनेकों ऐसी संपत्तियां हैं जिनके आज़ादी से पहले की संपत्तियां, जिनके तमाम वो दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिसमें याची अपनी परिसंपत्तियों के दस्तावेज वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल के सामने पेश कर सके। तो उसके बाद अब वो कोर्ट में जाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बाध्य हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा। वक्फ बोर्ड को भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करना पड़ेगा। इससे पहले कोर्ट की दखल अंदाजी न होने से वक्फ के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, कर्नाटका में सामने आए ऐसे मामले, केरल में ऐसे मामले सामने आए, जिनका हवाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा दिया गया कि कहीं ना कहीं जो वक्फ की परिसंपत्तियां हैं उन पर वक्फ के जो सदस्य हैं वो अवैध तरीके से कब्जा कर लेते हैं और ट्रिब्यूनल में जो उनका दबदबा रहता है, जिसके चलते जो पीड़ित पक्ष होता है यानी कि जिसकी जमीन पर कब्जा किया जाता है वो न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकता है। केंद्र सरकार का एक तरीके से यही उद्देश्य है कि इन वक्फ संपत्तियों को न्यायपालिका के तहत लाया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी देखने को मिले, जिससे कि आने वाले वक्त में ये मामले, ये मुकदमे जो हैं जो वक्फ ट्रिब्यूनल तक फंसकर रह जाते हैं वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत सही निर्णय तक पहुंच पाए, सही निर्णय की दहलीज तक पहुंच पाए और लोगों को संविधान में यहाँ पर विश्वास पैदा हो पाए, क्योंकि अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फाइनल फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सके।
फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।